हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस 2025 की हम लोगों ने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है, जिसमें यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाला राजकोषीय नीति वो वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पहले उस 2 लेक्चर को जाके देखिए तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे आगे आने वाली चीजों को। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। जिस प्रकार हमने राजकोषीय नीति में देखा कि सरकार की आय, सरकार की खर्च और उसके घाटे को जब हम संयुक्त रूप से देखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। मतलब राजकोषीय नीति का संबंध जो है वो सरकार से होता है। वैसे ही अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति का सीधा संबंध आरबीआई से होता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति को बनाती है। ठीक है ना, मतलब आरबीआई रेगुलेट करेगा। अब मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? तो मौद्रिक नीति का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे तो मार्केट में इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करना, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को या तो बढ़ा दो या तो मनी सप्लाई को कम करना। यही काम होता है मौद्रिक नीति का। तो मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? मेन तो मतलब अगर आप समझ गए कि इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, इन्फ्लेशन जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी मनी यानी मुद्रा की जो लिक्विडिटी है वो या तो मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन का बढ़ जाएगा। और अगर लिक्विडिटी को कम कर दिया अगर आरबीआई ने तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो गया। मतलब मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करना। तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए लिक्विडिटी जो है वो मुद्रा की बढ़ाई या घटाई जाती है, इसे ही क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म आया है कि तरलता या लिक्विडिटी। तो हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है या लिक्विड होने का मतलब क्या होता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि ए व्यक्ति है, उसको अपना ऑपरेशन करवाना है, तो उसके लिए लगने वाली फीस की पूर्ति के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो कैश से पैसे की पूर्ति करे, या गोल्ड से, या फिर प्रॉपर्टी से। अब वो कैसे करेगा? तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड होने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज कितनी जल्दी हमारी आवश्यकता को की पूर्ति कर रही है। जैसे कैश है, तो कैश का यूज करके आप तुरंत जो है वो मार्केट से कोई चीज खरीद सकते हो। पर अगर आपको मार्केट से कोई चीज खरीदनी, जैसे कि हमने ये इस व्यक्ति का ही उदाहरण लिया कि उसको ऑपरेशन करवाना है, तो वो कैश जो है वो मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि वो तुरंत आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, पर अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आप डॉक्टर को जाके गोल्ड तो नहीं दोगे, पहले आप उसको बेचोगे मार्केट में, फिर आप कैश जो आएगा उसको आप पे करोगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी तो लीस्ट लिक्विड है, बहुत कम लिक्विडिटी होती है प्रॉपर्टी में, क्योंकि आज आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है आपको, तो आज तो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी ना, उसको समय लगेगा। तो तरलता का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जल्दी आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगी। ठीक है ना, तो कैश जो है वो मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि तुरंत आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आगे देखते हैं। अब ये है कि अधिक मुद्रा की तरलता मुद्रास्फीति को कैसे बढ़ाती है। मतलब कि लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या संबंध है। अगर आप ये सारी चीजें समझ पाते हैं तो आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैसे इकोनॉमी में अगर रेट्स को कम ज्यादा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसको समझते हैं। देखो, मुद्रा की तरलता, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे हैं और एक व्यक्ति है जिसके पास कम पैसे हैं। अगर कम पैसे हैं तो वो क्या करेगा, अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति करेगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, पर अगर व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो घर भी खरीदना चाहेगा, वो बड़ी गाड़ी भी लेना चाहेगा, वो महंगे कपड़े खरीदना चाहेगा। जब ये सारी चीजें करेगा और अगर ज्यादा पैसे मार्केट में, ऐसे एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्तियों के पास ऐसे पैसे बहुत ज्यादा आ गए, तो क्या होगा, इससे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब डिमांड तो बढ़ चुकी है, पर मार्केट में जो प्रोडक्शन है, जो चीजें हैं, वो तो लिमिटेड है ना। घर, गाड़ी, महंगे कपड़े, ठीक है ना, वो तो लिमिटेड ही होंगे, भले ही बहुत सारे व्यक्तियों के पास पैसे ज्यादा हो, पर ये सारी चीजें तो लिमिटेड है। तो इससे क्या होता है, इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से और समझाती हूँ आगे, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक शॉप है, फ्रूट्स की शॉप है, और उसके पास एक व्यक्ति के पास है जो आम बेचने के लिए आया है, उसके पास 5 किलो आम है। ठीक है, अब उसके पास एक दो तीन मतलब लिमिटेड लोग अगर आ रहे हैं तो वो उस आम को 30 रुपए प्रति किलो में बेच रहा है। ठीक है, 1 किलो आम जो है वो 30 रुपए किलो में बेच रहा है। अब अगर वह व्यक्ति के पास, उस दुकानदार के पास अगर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ आ जाए, ABCDEF, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं उसके पास आम खरीदने के लिए, आम की मात्रा तो 5 किलो ही है अभी भी उसके पास। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे व्यक्ति हैं तो सभी को तो आम देगा नहीं, वो तो क्या करेगा, आम की प्राइस को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट में डिमांड होगी, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, इससे आप समझना है, इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा,
पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, सबको आम खरीदना है क्योंकि सबके पास पैसा है। अगर सबके पास पैसा है, सबको आम खरीदना है, तो क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही है ना, उस व्यक्ति के पास तो 5 किलो ही आम है और इतने सारे व्यक्तियों को खरीदना है, तो वो क्या करेगा, उस आम की प्राइस को बढ़ा देगा। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया। तो अभी मैंने बताया कि इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी जो है उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे उनके बीच में संबंध है, कि जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जैसे ही लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, डिमांड जनरेट होने लग जाती है, ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है। अब डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई और प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, तो होता क्या है उससे, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आपको समझा पाएगा कि कैसे अगर ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति के पास कम लोग आते, दुकानदार के पास, तो वो उस आम को सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो में बेच रहा था, पर एक साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई उसकी दुकान पे, क्योंकि सबके पास पैसे हैं, सब खरीद सकते हैं उस आम को 30 रुपए प्रति किलो में, तो उसने क्या कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मनी की, मतलब पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाएगा, तो क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यह है कि मौद्रिक नीति निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। क्यों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है? सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि मूल्य में स्थिरता लाने के लिए। अभी मैंने बताया कि अगर बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा महंगाई होगी तो वो अच्छा होगा क्या, इकोनॉमिकली नहीं। तो प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, कि ना तो बहुत ज्यादा प्राइस, बहुत ज्यादा महंगाई हो और ना ही बहुत कम महंगाई हो, ठीक है, तो उसको स्टेबल करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के लिए मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के लिए कैसे, क्योंकि मान लो मार्केट में जैसी मंदी आई, जैसे ही ऐसा लगा कि यार डिमांड कम हो रही है, वैसे ही आरबीआई क्या कर देगी, बैंक रेट्स को कम कर देगी। अभी हम आगे समझेंगे भी, लोगों को जो है वो कम ब्याज दरों पे लोन देना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, बैंक्स जो है वो आराम से। इसके बाद हम देखते हैं कि बचत और निवेश का संतुलन। तो बचत और निवेश का संतुलन भी जो है वो मौद्रिक नीति ही डिसाइड करती है। बचत और निवेश का कैसे, क्योंकि अगर बैंक में जो है वो ज्यादा, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और अगर ज्यादा उस पर इंटरेस्ट मिलता है तभी आप पैसे जमा करेंगे, तो बचत और निवेश का संतुलन भी कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति ही डिसाइड करेगी। विनिमय दर स्थिरीकरण, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे ये एक्सचेंज रेट को देखती है। इसके अलावा रोजगार का सृजन, ठीक है ना, वो भी मौद्रिक नीति से तय होता है। ठीक है, और वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मौद्रिक नीति से ही आती है। तो मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो है वो मौद्रिक नीति बनाई जाती है। आगे देखते हैं। अब है कि मौद्रिक नीति के प्रकार, दो प्रकार की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। एक होती है एक्सपांशनरी यानी कि विस्तारवादी, और एक होती है कॉन्टेक्शनरी यानी कि संकुचनवादी। जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में आ रही है, ठीक है, मंदी आ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो ज्यादा खरीदने के इच्छुक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी आरबीआई, तो ये प्रयास करेगी कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा दे, मुद्रा की तरलता में वृद्धि कर दे। इसके लिए वो क्या कर सकती है, अपने जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है उसको बहुत कम कर दे, और बहुत आसान ब्याज दरों पे जो है वो लोन देना स्टार्ट कर दे। उससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, और जो है वो डिमांड जनरेट होगी तो मार्केट कैसा होगा, ग्रोथ होगी उसमें। तो मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए एक्सपांशनरी पॉलिसी अपनाई जाती है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हैं। इसमें कैसे करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करके कि अपनाई जाती है। इसे जो है वो चीप मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मुद्रा की कीमत को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, बहुत कम दर पे लोन वगैरह दिया जाता है इसलिए। दूसरी होती है संकुचनवादी। संकुचनवादी क्या होता है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, मार्केट में ऑलरेडी मुद्रा जो है वो उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए इसमें क्या होता है, मुद्रा की तरलता को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेती है आरबीआई, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आगे बताऊंगी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन और बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो करती है। तो इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, ताकि लोग जो है वो लोन ना ले तो ज्यादा डिमांड जनरेट नहीं होगी, और फिर मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं कम हो जाएगी इससे। तो इसको जो है वो डियर मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको पत, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो मौद्रिक नीति होती है इसको सिर्फ आरबीआई ही नहीं बनाती है। पहले आरबीआई इसे बनाती थी, फिर इसके बाद जो है वो इसमें चेंजेस लाए गए और एक कमेटी बनाई गई, जिसे बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी ही डिसाइड करती है कि कितनी इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है ना। इन्फ्लेशन टारगेट, ये इसके दो मुख्य काम है, फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ आरबीआई और सेट इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो दो काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी।
हमारी इन्फ्लेशन रेट ये इंपॉर्टेंट है कि 4 ± 2%, मतलब कि 4 से जो है वो 2% तक और ज्यादा हो सकती है, मतलब 6 हो सकती है, या तो 4 से 2% और कम हो सकती है, मतलब 2% के आसपास, मतलब 4 ± 2 इतनी ही इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर तो आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर जो आते हैं वो गवर्नमेंट से आते हैं। 3 मेंबर्स जो गवर्नमेंट से आते हैं उसे भारत सरकार नॉमिनेट करती है। ये जो लोग होते हैं इनका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का होता है और ये रीअपॉइंट नहीं होते हैं। बाकी जो 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई से होते हैं, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर ही इस कमेटी को हेड करते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा डिप्यूटी गवर्नर इसके आते हैं। और तीसरा, केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी। ऐसे 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से। इस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। और यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि रेट्स क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या होगी, इन्फ्लेशन को टारगेट करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए आरबीआई कैसे मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा देगी और कैसे मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगी, इसके लिए दो प्रकार के उपकरण आरबीआई को अपनाने पड़ते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, और एक होता है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। दो प्रकार के टूल्स अपनाती है आरबीआई। अब मात्रात्मक के अंतर्गत क्या आएगा, एलएएफ जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रिवर्स रेपो रेट आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, जिसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट राशनिंग और मोरल सुएशन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो बेस था वो आज हम लोगों ने समझ लिया है कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ है। अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सब समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर एसएलआर क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है। ये सारी चीजें हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे और लेक्चर में लेके आऊं। और ये जो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज स्टार्ट करी है हमने, उसे भी कंप्लीट करें, और साथ में जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो कोई दूसरे पेपर को भी फिर हम लेके आएंगे, जैसे कि उद्यमिता वगैरह जो नए जुड़े थे 2024 के सिलेबस में, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, एक और बात कि अब आज से जो है वो शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें आपको ये रहेगा कि पेपर 5 जो हिंदी है उसके अंतर्गत जो परिभाषिक शब्दावली आती है, पर्यायवाची वगैरह आते हैं, तो उसे हमको रोज 5-5 6-6 रोज पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम आते आते वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे कि एक अभी शॉर्ट डाला है जिसमें परिभाषिक शब्दावलियां हैं, पर्यायवाची, तो ये 60 सेकंड से भी कम के होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपके वो कंप्लीट भी होता जाएगा, मतलब रोज आपको याद भी होता जाएगा, और बहुत छोटे हैं तो समय भी बहुत कम लग रहा है, तो आप उसको भी देखा कीजिए। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।